नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग आने वाले एग्जाम के लिए मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। हो सकता है उन टॉपिक्स पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। आपको हर बार की तरह वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यूनिट नंबर है फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हम देखते हैं, इस यूनिट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दूसरा है बॉन्ड्स इन सॉलिड। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना पूछा गया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो आईएमपी क्वेश्चन है, जो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट सेल एंड स्पेस रिलेटिव्स, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन होता है, जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछा जाता था। जरूरी नहीं है कि पिछली बार ये पूछा गया तो अगली बार ना पूछा जाए, हो सकता है अब यूनिट सेल और स्पेस रिलेटिव्स पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये जो पहला ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा लिखा 7 बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं इसको सिर्फ आईएमपी दूंगा, वेरी वेरी तो नहीं दूंगा। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा, वह यहाँ पर जो बीसीसी लिखा हुआ है, एफसीसी लिखा हुआ है, एससीपी लिखा हुआ है, ये जो तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं इन तीनों पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म तीनों का पता होना चाहिए। फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। फिर जो एटॉमिक रेडियस है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बीसीसी, एफसीसी और एससीपी, इन पर क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। याद रखें, पूछे जरूर जाते हैं। तो ये वैसे तो वेरी वेरी होता है, तो मैं वैसे भी लिख देता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर ने लिखा नहीं, तो मैंने वेरी वेरी आईएमपी लिख दिया है। तो इन पर क्वेश्चन दूसरी तरह होगा एटॉमिक रेडियस। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, वो होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। क्या होता है? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो जब भी आप बीसीसी, एफसीसी, एससीपी को पढ़ें तो इसको तीन या चार टाइप से पढ़ना है। पहले तो इसका परफॉर्म सीखना है, उसको डिफाइन करना सीखना है कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाती है वो हमें पता होना चाहिए। और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लास्ट में इसने ऐसा लिख दिया, फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स फॉर यूनिट सेल, मतलब सिंपल प्रॉब्लम के बारे में लिख दिया। अब पिछले एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं पूछी गई थी, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछी जाए, तो मैं एक दो दिन में इसकी जो भी प्रॉब्लम बनती है, किस टाइप से हम जो एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं, वो मैं समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट जो इसमें जो पोर्शन आता है वो होता है बॉन्ड्स इन सॉलिड। अब बॉन्ड्स इन सॉलिड्स में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो सिंपल पूछा गया था कि बॉन्ड क्या होता है और टाइप्स ऑफ बॉन्ड के नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखने को आया था। तो नाम तो आप यहाँ पर जो सिलेबस में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इन्हीं को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी सबसे ज्यादा पूछा गया, तो यहाँ पर पूछा गया जो यहाँ पर लिखा आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो इन दोनों को हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी पर भी, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लें। तो ये वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक होते हैं इसके। इसके अलावा सेकेंडरी जो यहाँ बॉन्ड्स लिखे, पहले ये सिलेबस में नहीं था, अब नए सिलेबस में जुड़ गया है, तो यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। हो सकता है एक बॉन्ड इसको एक्सप्लेन करने को दे दें, एक इनमें से दे दें। तो यहाँ 3 टाइप्स के बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, डिस्पर्सन बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। जहाँ यहाँ पर देखें तो इन तीनों में किसी के बारे में भी पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल है, यदि जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनमें आप देखेंगे तो आप एक वीडियो देखकर ही समझ में आ जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ अगर आपको लगता है नोट्स की जरूरत है, तो एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर सभी टाइप्स के नोट्स हैं। वहां पर नोट्स के साथ साथ एक वीडियो क्लासेस भी है, तो वीडियो क्लास प्लस उसके साथ नोट्स भी रहते हैं। सभी टाइप के कोर्स अवेलेबल है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसकी प्रोसेस करना है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और उस वीडियो को जरूर देखें और जैसा जैसा मैंने बताया वैसे प्रोसेस कर लें। या फिर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी टाइप की डाउट के लिए या किसी भी जानकारी के लिए।
यूनिट नंबर है सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड थोड़ी लेंथी है, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस दिया गया है, उस हिसाब से हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो जो यहाँ यूटिक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड जो सिस्टम लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर जो देखें, जो आयरन कार्बन बाइनरी डायग्राम है, ये भी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। लेकिन तो इसको आप अच्छे से क्या करें, डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम को बनाना सीख लें और उसको एक्सप्लेन करना सीख लें। तो जो पहला पोर्शन है उसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो फेज डायग्राम यहाँ पर लिखा, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और तीसरा हो सकता है पूछा जाए। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ आइसोमॉर्फस पे नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो पहला पोर्शन यहाँ पर देखा फेज डायग्राम का, इसमें तीन ही टॉपिक हैं जो आपको दिख रहे होंगे। फिर सेकंड इस यूनिट का पोर्शन स्टार्ट होता है फेरस मेटल्स एंड इट्स एलॉय। तो फेरस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है आयरन कार्बन स्टील में, देखें जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, जो फ्लो शीट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, तो इसका जो फ्लो डायग्राम बनाने को आ सकता है। इसके अलावा यदि इसका फ्लो डायग्राम बनाने को नहीं आता तो फिर जो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत लेंथी बनते हैं। जैसे अगर मान लो उसको पिग आयरन के बारे में पूछना है तो पिग आयरन का क्या पूछेगा, हो सकता है सिर्फ कंपोजिशन पूछ ले, हो सकता है इसके एडवांटेज पूछ ले, हो सकता है इसकी यूजेज पूछ ले, हो सकता है इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ले। इस तरह लेंथी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कास्ट आयरन अगर देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, तो मैं इसको आईएमपी लिख देता हूँ। कास्ट आयरन के अलावा देखें रॉट आयरन हो गया हमारा, फिर माइल्ड स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील, तो ये डिफरेंट टाइप्स की स्टील है, इनको भी हमें पढ़ना है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कास्ट आयरन पर ही पूछा गया था। किस पर? कास्ट आयरन पर पूछा गया था। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा आया होता कि व्हाट इज कास्ट आयरन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी प्रॉपर्टीज या विशेषताएं बताइए। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस बार चेंज कर दिया जाए। तो पिग आयरन, जो पिग आयरन भी इंपॉर्टेंट है और रॉट आयरन भी इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्या कंपोजिशन याद करना है। जो कंपोजिशन थोड़ा सा याद कर लेंगे, बकाया तो आप थोड़ा बना के भी लिख देंगे अपनी भाषा में। तो कंपोजिशन जरूर एक बार अच्छे से याद कर लें, वह थोड़ा गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि रॉट आयरन हो गया। अब यहाँ पर देखें तो पिछली बार जो स्टील है इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंट टाइप्स की स्टील है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जो ग्रेड स्टील की ग्रेड है इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो स्टील की ग्रेड भी पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, तो इसको भी आप याद कर लें। जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की अलाव स्टील के अलाव है उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी आप देख लें थोड़ा। जो यहाँ पर लिखे ना HSS वगैरह लिखा है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारी स्प्रिंग स्टील है ये भी पूछी गई थी, मतलब शॉर्ट नोट टाइप का आया था, 3 4 5 टॉपिक लिखे थे, उनको एक्सप्लेन करना था। और जो हमारे स्टेनलेस ASS पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, किस पे? SS पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, न ही HSS पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है इन पर क्वेश्चन पूछा जाए। बकाया ये सेकेंड पोर्सन है, एक ऐसा पोर्सन है जिसमें हो सकता है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर है आप, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना चाहिए कि क्या इनका कंपोजिशन होता है, क्योंकि मटेरियल साइंस आगे आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो एक कंटिन्यू आपके साथ में रहेगा। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बिना मटेरियल के कुछ भी नहीं बनता है। तो कम से कम हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज, कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो कुछ तो यहाँ इंपॉर्टेंट जिनका हम लोग रोज यूज करते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़कर जरूर जाएं। क्योंकि अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम बनाना सीख गए और यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड, इस सिस्टम को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। ये जो नीचे के पोर्शन सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके आना है और लिख कर आना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। पिछले एग्जाम में कास्ट आयरन पर क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने क्लियर बता दिया है। स्प्रिंग स्टील पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी स्टेनलेस स्टील पर क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, अभी मैंने बताया था नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया था। जो मैं पेपर पर देख पा रहा हूँ लिखा हुआ क्लियर, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो हीट रेजिस्टेंस लिखा ना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। हीट रेजिस्टेंस स्टील, इस पर भी क्वेश्चन, ये वो लाइन कर दी मैंने कि इन पर क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है रिपीट ना करे, हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी हो सकता है। हमेशा याद रखें जो पूछा गया था पिछले एग्जाम में, खासकर नवंबर दिसंबर, पिछले एग्जाम में नवंबर दिसंबर 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको पढ़ के फिर से जाना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्या समझ में आया?
नवंबर दिसंबर 2023 के पेपर जो पूछा गया था, पहला पेपर था, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस अब ये यहाँ पर जो HSS लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार। अब जो भी यहाँ पर मटेरियल मैं बताता हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ग्रेड तो हमें पढ़ ही लेना, जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। ग्रेड तो हमें पढ़ना ही, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल के नाम लिखे, उनके यूजेज, कंपोजिशन वगैरह, उनके करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज भी हमें अच्छे से समझ लेना, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में यदि हम बात करें, तो इसमें जो क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो जो एल्युमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज पूछी गई थी पिछले एग्जाम में, और यूजेज भी पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। एल्युमिनियम की जो भी उपयोग है, उसकी विशेषताएं पूछी गई थी। इस बार भी आप याद करके जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये रिपीट होगा, लेकिन कई बार हो जाता है, तो पुराने पुराने क्वेश्चन तो आपको याद ही कर लेना है। कॉपर के इंडस्ट्रियल यूज पूछे गए थे, मतलब इसका क्या उपयोग है कॉपर का। इसके अलावा, जो कॉपर के अलावा जो मैं पेपर में देख पा रहा हूँ, निकेल पर क्वेश्चन पूछा गया था। जो निकेल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो वो क्वेश्चन होगा जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं बियरिंग के बारे में देख सकता हूँ, बियरिंग के बारे में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। इससे पहले मैं जो सेकंड चैप्टर बताया था, तो मैं पेपर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं देख पा रहा हूँ पिग आयरन और रॉट आयरन पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा मैंने बताया, जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप पढ़ के जरूर जाएं। आप पास होने के जो नंबर है वह आपके पुराने पेपर से ही आ जाएंगे, तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। निकेल पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है एंटी फ्रिक्शन है बेरिंग अलाउ, इसको जरूर पढ़ने के बाद इस पर क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। जैसे अदर यूनिवर्सिटी में, हमने कई यूनिवर्सिटियों में देखा इस पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मैं IMP लगा देता हूँ। ये IMP वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने इसे लगा दिया है, ये इसको आप भूले नहीं पढ़ना। वेरियस टाइप्स ऑफ बेयरिंग जोन्स, जो बेयरिंग के बारे में लिखा है, स्टैंडर्ड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स फॉर BIS और EM। ये कुछ नया है, तो इसमें आप इसको जरूर याद कर लें। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएं। BIS क्या होता है, ASMI क्या है, एज पड़ता है, जो भी स्टैंडर्ड कमर्शियल ग्रेड्स हैं, इसके अनुसार हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर पर क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर ब्रास पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ब्रास पर कुछ, और कॉपर अलाव पर फिर से पूछा है, कॉपर पर तो फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन ब्रास भी थोड़ा सा पढ़ लें, और टिन के बारे में पढ़ लें। टिन के बारे में या ब्रास के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि देखो एल्युमिनियम लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम लोग बता चुके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑलरेडी आप तैयार कर लेंगे। लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन में आप इसको जरूर कर लें। कॉपर ऑलरेडी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है इसमें आप प्रॉपर्टीज पूछ ली जाए या कुछ और पूछ लिया जाए, तो ब्रास को भी आप तैयार कर लें और टिन को भी तैयार कर लें। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने एंटी बेयरिंग के बारे में बता ही दिया कि बेयरिंग मटेरियल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, और लास्ट में BIS और ASMI के अनुसार जो भी हमारी स्टैंडर्ड कमर्शियल ग्रेड है, इसके बारे में भी पढ़ना है। बकाया बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए यहाँ पर जो आपको लगेगा कि हो सकता क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं IMP तो नहीं लिख रहा हूँ, वैसे सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, लगभग 3 यूनिट तक तो अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे हमारे जो फेल होने के चांस है वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और वैसे भी मैं बताता हूँ, जिस भी यूनिट की आप तैयारी करें, ऐसे करें कि उस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपसे बन जाए, ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन आप सभी यूनिट से करें, उससे फेल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। फेल होने के चांस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप सभी यूनिट से दो दो चार चार क्वेश्चन पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन नहीं आते। तो आप क्या करेंगे कि जो भी यूनिट तैयार करेंगे उसको इस तरह करेंगे कि उस यूनिट से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। इस तरह आप 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट जितने भी पढ़ना चाहते हैं उसको सॉलिड करके पढ़ें, जब ही आगे बढ़ें, है ना। दो दो चार चार क्वेश्चन लेके ना चलें, पास होने के चांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप टेंशन फ्री होके तैयारी करें। जैसा मैंने बताया, कुछ यहाँ पर हाईलाइट टॉपिक है, बहुत सिंपल ये मतलब मटेरियल्स रहते हैं, इनकी सिर्फ हमें प्रॉपर्टी याद करना है, इसके यूजेज याद करना है, और इसकी कंपोजिशन देखना है, और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज देखना है। बस इतना देखना होता है। दो दो चार चार लाइनों में मैंने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए हैं, और वीडियो भी बहुत सारे जो हो सकता हमने अपलोड नहीं किए हो तो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट के, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पर भी और AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर भी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जितना भी मटेरियल यहाँ पर दिया उसका मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये 4th नंबर का
चैप्टर, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट दिए गए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। जैसे हम देखें नॉर्मल जो क्वेश्चन बनता है 2-3 नंबर के, वो फ्रैक्चर से बन सकते हैं, चाहे वो डक्टाइल फ्रैक्चर हो या फिर ब्रिटल फ्रैक्चर हो। अगर कोई कहता है कि पिछले एग्जाम में किस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसा मैं पेपर में देख पा रहा हूँ, ये डक्टाइल फ्रैक्चर पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी 2 नंबर का। जैसा मैंने बताया 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो डक्टाइल फ्रैक्चर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखें इंडोरेंस लिमिट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने ऐसा हाईलाइट कर दिया है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर पढ़ लें। फिर इसके बाद आता है क्रीप, क्रीप कर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ उनको जरूर पढ़ के जाएं। फिर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो एक तो यहाँ पर फ्रैक्चर के बारे में पूछा गया था। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पे में देखें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इन दोनों पर जो डिफरेंस होता है इनके बीच में वह पूछा गया था। इसके अलावा एक तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो टेस्टिंग की बात करें तो जो मशीनें हैं उन पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, वह मैं देख पा रहा हूँ कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा अल्ट्रासाउंड, मैं देख लेता हूँ। ये टेस्टिंग हो गई है जी, लिखा अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, फिर इंस्पेक्शन एक ही बात होती है। इस पर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखें। अभी मुझे लगता है कि जो यहाँ पर ब्रिनेल और हार्डनेस टेस्ट लिखा ना, ये ब्रिनेल और हार्डनेस टेस्ट है, ये जरूर पढ़ना, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। ये ब्रिनेल सॉरी रॉकवेल और जो ब्रिनेल और हार्डनेस टेस्ट है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। पूछने का तरीका होता है कि इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसकी वर्किंग और जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको हमें समझाना पड़ता है। टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है वह भी आता है। कई बार इसके जो फॉर्मूले यूज होते हैं यहाँ पर, उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फॉर्मूले को भी अच्छे से समझ लें आप लोग। अब यहाँ पर देखें विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, इसके अलावा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, रेडियोग्राफी, तो बकाया जैसे अल्ट्रासोनिक पे पूछा गया था, तो हो सकता है इधर इधर 2 टेस्ट और बचे हुए, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट पे हो सकता है ना पूछा जाए, लिक्विड पे रेडियोग्राफी पे पूछा जा सकता है, या फिर लिक्विड पे पूछा जा सकता है। यदि वो फिर से रिपीट नहीं करता है इसको, तो लिक्विड पेनिट्रेशन हो गया या फिर हमारा रेडियोग्राफी, इन पर पूछा जा सकता है। लिक्विड पेनिट्रेशन हो सकता है, इसकी चांस ज्यादा है। रेडियोग्राफी सेकंड नंबर पे आता है, और ऐसा हम कह नहीं सकते, रेडियोग्राफी भी पूछ सकता हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ ये टेस्ट होगा। टेस्ट मुझे लगता है सभी टाइप की एक बार टेस्ट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम से कम नॉलेज तो मिलती है कि किस टेस्ट का क्या उपयोग है। जैसे कि यहाँ पर एक टेस्ट लिखा हुआ है, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। जैसे रॉक क्या हो गया, ब्रिनेल हो गया और रॉकवेल टेस्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो टेस्ट लिखे हुए हैं, तो पिछले एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मैंने मतलब पीछे भी देखा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते उसमें भी नहीं पूछे गए थे, 2 ही पूछे गए थे। एक तो नॉर्मल हमारा कैसे पहला पहला क्वेश्चन पूछा गया था डक्टाइल फ्रैक्चर पे, जो 2 नंबर का था। फिर इसके अलावा 4 नंबर का पूछा गया था, वह था हमारा डिफरेंस बिटवीन जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट लिखा हुआ है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वह अल्ट्रासोनिक टेस्ट के बारे में पूछा गया था, मतलब अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है टेस्ट, एक ही बात होती है। तो जो पूछे गए वो तो हमें याद करना ही है। इसके अलावा जो लगता है वो हमें पढ़ के जरूर जाना है, जैसे मैंने कुछ हाईलाइट कर दी। देखो यहाँ पर जो पूछे गए वो भी हाईलाइट किए हैं कई जगह मैंने, और जो नहीं पूछे गए उनमें मैंने ऐसे मार्क कर दिया। देखो जैसे इंडोरेशन क्या होता है, क्रीप कर के बारे में पूछा जा सकता है, और यहाँ पर जो ब्रिनेल या रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, या लिक्विड पेनिट्रेट या फिर रेडियोग्राफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। इन सब के हमें डायग्राम बनाना सीखना है। और क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन होती है, कौन सा कुछ भी पूछ सकता है वो। लेकिन जो मैंने हाईलाइट की वो कम से कम पढ़ लें, बकाया आप सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, तो पूरा पढ़ के जाए। तो ये है लास्ट चैप्टर, कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग। यदि हम यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन नॉर्मल बनता कि कोरोजन क्या होता है, और पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। और दूसरा कुछ कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कि पिछले एग्जाम में ये भी पूछा गया। जैसे यहाँ का फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन पिछले एग्जाम में कुछ पूछी गई थी। इसके अलावा जो इसकी मिनिमाइज करने की मेथड है उसको भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था। जो मिनिमाइज है, कोरोजन को मिनिमाइज करने की कौन कौन सी मेथड होती हैं उनको एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट जी लिखा, इलेक्ट्रोलाइट्स,
ये क्या होता है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पर नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को समझाइए, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इन्वायरमेंट, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल कंडीशन हो गई, टाइप्स ऑफ कोरोजन हो गए, मटेरियल सिलेक्शन ऑफ एनवायरमेंट कंट्रोल डिजाइन, सरफेस इंजीनियरिंग प्रोसेस हो गई, कोटिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लीनिंग एंड मैकेनिकल फिनिशिंग सरफेस हो, ऑर्गेनिक कोटिंग हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड स्पेशल प्लेटिंग, ये हमने कहा ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जरूर हाईलाइट कर लें हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर ऐसा हाईलाइट कर दिया है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस। इलेक्ट्रोपॉलिसिंग हो गई, फोटो ईचिंग हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन, फोटो ईचिंग भी आप अच्छी तैयार कर लें, और सीवीडी आप अच्छे से पढ़ लें। क्या सीवीडी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जहाँ जहाँ मैं पेन चला देता हूँ आप समझें कि इनको आपको पढ़ना है। सरफेस एनालिसिस हो गया, हार्ड फेसिंग हो गया, थर्मल स्प्रेइंग एंड हाई एनर्जी प्रोसेस, मटेरियल सिलेक्शन, पॉल्यूशन नॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन्फ्लुएंसेस एज पर स्टैंडर्ड। तो ये जो बिल्कुल प्योर ऐसी थ्योरी है कि जिसको हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा समझ में आ जाएगा, अपने मन से भी इसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। कुछ मैंने हाईलाइट कर दिए टॉपिक, तो इनको आप जरूर पढ़ लें। जैसे मैंने जो भी हाईलाइट किए हैं, जैसे ये थिन फिल्म कोटिंग है तो उसकी पीवीटी पढ़ना है हमें, एंड जो भी हमें आगे इसके टॉपिक दिएगा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। इस सरफेस एनालिसिस के बारे में हो सकता है ना पूछा जाए, पिछले एग्जाम में सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा गया था इसका क्वेश्चन, फैक्टर्स के बारे में और इसकी मिनिमाइज करने की मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो कुछ नए टॉपिक मुझे दिख रहा है, हो सकता है इन पर क्वेश्चन पूछा है, जो भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बकाया सिंपल क्वेश्चन में हो सकता है जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अलावा फैक्टर्स या फिर मिनिमाइज मेथड पर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जो यहाँ पर फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस पर, और जो इसको कोरिजन को मिनिमाइज करने की मेथड है उस पर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़कर जाए। कोशिश करें जिस भी यूनिट को आप तैयार करें उसको अच्छे से तैयार करके जाएं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो है जो मैं अभी लेकर आने वाला हूं, और आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है, तो इसलिए और जरूरी है आपको जो हमारा एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और वीडियो को लाइक करके जरूर एंड करें। थैंक यू फ्रेंड्स।